गुड मॉर्निंग बच्चों हमने स्टडी कर लिया है बेटा फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जहाँ से रिजल्ट मिला हमें वेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ बी प्रोड्यूस्ड। और उसके लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था, और उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में जिसमें मैग्नेट को नज़दीक लेकर आए थे उस कॉइल के, जिसको हमने एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया था, तो उस गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन दिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, और साथ साथ बच्चों इसके बाद हमने डिस्कस भी किया था लेंज लॉ। लेंज लॉ जो है वो हमें क्या देता है, इंड्यूस करंट जो है उसके बारे में बताता है हमें कि जो इंड्यूस करंट होगा उसके बिहाफ पे जो पोलैरिटी जनरेट होगी वो किस मैनर में होगी। और वहाँ से दो हमने रिजल्ट पढ़े थे, जिसमें एक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो क्या होगा, और दूसरा बेटा फ्लक्स डिक्रीज होता है तो क्या होगा, और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात की थी। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो है कि एरिया को चेंज करके, क्योंकि जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ जनरेट होगी। अब फ्लक्स चेंज करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं पहला मेथड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जो दूसरा मेथड है बेटा कि जब कभी भी एरिया को चेंज करेंगे तो उससे फ्लक्स चेंज होगा, और जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगी। तो सेकंड जो मेथड है अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जब भी हम एरिया को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसकी वजह से फ्लक्स भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और वहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमें ईएमएफ मिलेगी। और एरिया को चेंज करके, पहले केस में फील्ड चेंज हुआ था, इस बार एरिया चेंज हो रहा है, फील्ड सेम है। इसका मतलब कंडक्टर जो है वो मूवमेंट कर रहा है। कैसे मूवमेंट कर रहा है बेचारा बात करेंगे हम। दैट इज वाई हेयर वी कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसको बेटा हमने यहाँ मोशनल ईएमएफ का नाम दिया। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले हमारे पास है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें थंब जो है बेटा ये हमारे पास क्या था, फोर्स। उसके बाद जो फर्स्ट फिंगर थी ये था क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद हमारे पास जो वहाँ सेंट्रल फिंगर थी उसका मीनिंग हमने क्या लिया था, दैट इज करंट से लिया था, या मोशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात की थी हमने। अब बच्चों हमारे पास है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट और राइट में सिमिलरिटी भी है थोड़ा सा, और हल्का सा डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी ये कि ये जो उंगली है ये वहाँ डिनोट करती थी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट। सेम बच्चों यहाँ पर ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। अब जो वहाँ थंब था लेफ्ट हैंड रूल में वो हमें देता है क्या, फोर्स। यहाँ बच्चों जो थंब होगा ये हमें देगा मोशन ऑफ कंडक्टर। फिर से थंब जो है बेटा ये हमें देगा मोशन ऑफ कंडक्टर, जबकि लेफ्ट हैंड रूल में थंब फोर्स देता था। यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर भी जो फर्स्ट फिंगर थी वो मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो सेंट्रल फिंगर है ये इंड्यूस करंट, वहाँ पर जो सेंट्रल फिंगर थी वो हमें करंट देती थी, या पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है उसके बारे में बताती थी। तो ये दोनों सेम है, बस फ़र्क इसका है कि थंब जो है ये डिनोट करेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर। एंड नाउ वी हैव induced EMF by changing the area and we called it motional EMF. तो motional EMF इसको क्यों बोला गया, because EMF produced due to the motion of the conductor, कंडक्टर के मोशन की वजह से EMF प्रोड्यूस होगी। तो बेटा इस डायग्राम में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जो आपको नजर आ रहा है, जिसको PQRS का नाम दिया, और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जो हमें क्या देगा, एक डिफ्लेक्शन देगा। और इस रेक्टेंगुलर लूप में जो PQ ब्रांच है दिस वन इज L एंड RQ इज X। इसको बेटा हमने L मान लिया और इसको हमने X मान लिया, और ये जो ब्रांच है इसकी दैट इज PQ, दिस इज द मूवेबल ब्रांच, दिस PQ इज द मूवेबल ब्रांच। इसको मूवमेंट करवा सकते हैं। मूवमेंट करवाने का मतलब इसको हम इस तरफ मूवमेंट करवाएंगे तो बेटा इससे होगा क्या, इससे इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि x घट रहा है,
और जब एरिया डिक्रीज होगा तो हम बोलेंगे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। और बच्चों जब इसको मूवमेंट करवाएंगे कुछ इस तरफ, एक्सपेंड करेंगे बाहर की तरफ, तो उस केस में एक्स बढ़ेगा। एक्स बढ़ने से इस रेक्टेंगल का एरिया, फिलहाल एरिया होगा कितना इसका होगा L इंटू एक्स, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका मतलब इस एक्स के इंक्रीज डिक्रीज होने से एरिया भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और उस एरिया के इंक्रीज डिक्रीज होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, ये भी चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली एरिया के होता है। ये इस बात का मतलब है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं बेटा कि जैसे ही हम इसको कंप्रेस करेंगे, अंदर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं इस कंडक्टर को, किसको, PQ को, तो उस केस में एक्स घटेगा। एक्स घटने से एरिया जो है वो घटेगा, और एरिया घटने से फ्लक्स जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। दूसरा, यदि इसको बाहर की तरफ लेते हैं कुछ इस तरफ, तो उस केस में एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने से EMF जो है वो जो है EMF मिलेगी हमें। तो चाहे एरिया डिक्रीज हो या एरिया इंक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स में चेंज आएगा। तो हमने यही बात लिखी इसमें, लेट द कंडक्टर PQ बी मूव्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, मे बी लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, नो मैटर, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, देन द एरिया ऑफ द लूप PQRS डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होगा, therefore amount of magnetic flux linked with the loop decreases, ये घटेगा। और EMF बराबर किसके होती है बेटा, माइनस में d phi by dt, phi b a cos थीटा, थीटा इज जीरो, वाई थीटा इज जीरो। सपोज करें हमने मान लिया, ये मेरे हाथ को रेक्टेंगल मान लेते हैं, और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से। तो ये रेक्टेंगल कैसे रखा गया बच्चों, ये रेक्टेंगल ऐसे रखा गया, इस तरह से, ऐसे मान लो इसको आप, इन दिस वे, ऐसे रखा गया। इसका एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है, और जो क्रॉस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल। और जब दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, कि जो इसका जो एरिया वेक्टर है किसका, इस लूप का, वो इस फील्ड के पैरेलल है, थीटा इज जीरो। तो थीटा जीरो का मतलब क्या होगा, जो एरिया वेक्टर है बेटा वो क्या है, इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर जो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, दैट इज पैरेलल है। अब यहां से माइनस लगाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। बी जो कि कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, और एरिया को बच्चों हमने क्या लिखा, L इंटू एक्स, क्योंकि L जो है वो क्या हमने मानी है, इसकी ये साइड, और x जो है बेटा हमने वो मानी ये साइड। अब जरा रूल अप्लाई करके देखें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो अभी अभी हमने स्टडी किया है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस करंट, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम रूल लगाएं कुछ इस तरह से, और इसमें ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और थंब किस तरफ है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। उंगली कहाँ आ रही बच्चों, उंगली आ रही है नीचे की तरफ, इस तरफ, ये उंगली, दिस वन, ये हमें देगी डायरेक्शन इंड्यूस करंट, इस तरफ करंट जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब दैट इज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और यदि इस कंडक्टर को बाहर की तरफ करते हम, इसको एक्सपेंड करते हम, तो उस केस में रूल हमारा कैसे लगता, इस तरह से लगता। और फिर करंट कैसे आता, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। फिलहाल इस केस में फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आप जरा ये सोचे कि जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस फील्ड जो है वो गिवन फील्ड के पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल। जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस फील्ड मतलब करंट से जो इंड्यूस फील्ड होगा वो गिवन फील्ड के पैरेलल होगा। अब गिवन फील्ड कैसा है, क्रॉस। तो अब आप सोचें कि यहाँ पर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका भी क्या बन रहा है बच्चों, क्रॉस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा और डिक्रीज होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से हमने इस ए को रिप्लेस कर दिया L इंटू एक्स से, और L जो कि कांस्टेंट है बाहर लिया, अंदर आ जाएगा dx बाई dt। अब dx बाई dt ये हमने स्टडी किया था बेटा, क्या, डिस्प्लेसमेंट में जब भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आता है, दैट इज द वेलोसिटी। हमने मान लिया x कितना है, से 10 सेंटीमीटर, और जैसे ये कंडक्टर यहाँ पर आ गया, इस जगह आ गया सपोज, और ये जो 10 सेंटीमीटर है ये इसकी इनिशियल पोजीशन कहलाएगी, इसको आप xi भी बोल सकते हैं, xi इज द इनिशियल पोजीशन। और जैसे ही बच्चों ये यहाँ आ जाएगा, सपोज कितना
7 सेंटीमीटर बचा, ये 10 है, ये यहाँ पर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों, सपोज ये यहाँ आ गया इस जगह, दिस इज द न्यू पोजिशन से P डैश एंड Q डैश, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा बेटा, XF। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, XF माइनस XI, मतलब 7 ये है 10 ये है, 7 माइनस 10 दैट इज -3, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो नेगेटिव आएगा और जो इस रिलेशन में पहले से नेगेटिव है बेटा, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड वी कैन राइट dx बाई dt इज v। तो BL और dx बाई dt क्या बन गया बच्चों, दैट इज v बन जाएगा। और यहां से जो फाइनल हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा बेटा हमारा, दैट इज E इक्वल टू BLV। तो ये हमारा कहलाता है बच्चों एक्सप्रेशन किसका, EMF ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर, जिसको हमने मोशनल EMF का भी नाम दिया है। अब यदि हमें इंड्यूस करंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो आंसर है इफ कैपिटल R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। यदि इस पूरे लूप का जो हमने रेक्टेंगुलर लूप माना है क्या, PQRS, फिलहाल R हमने एक पॉइंट को नाम दिया है, लेकिन यहां पर जो R हमारा वो क्या है, दैट इज एक रेजिस्टेंस है। इसको आप ऐसा करें, इसको आप R डैश मान लें, सपोज PQR डैश, इस तरह से PQR डैश मान लेते हैं। तो ये हमारा PQR डैश इंटू S जो है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस का सिंबल भी R है, इसलिए हमने इसको R डैश मान लिया। सो इफ R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, देन एट ए गिवन इंस्टेंट द इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, तो बेटा इंड्यूस करंट कितना होगा बच्चों, I दैट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब BLV बाई R। तो बच्चों ये हमारा कहलाता है इंड्यूस करंट, और ये हमारे पास कहलाती है दैट इज इंड्यूस्ड EMF। नाउ अब यदि हम केवल बात करते हैं मूवेबल ब्रांच की, और ये माने कि और जो ब्रांचेज है उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सो वी कैन ऑल्सो राइट if small r be the resistance of movable branch PQ of the rectangular conductor। वो जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर है बेटा, उसमें स्मॉल r हमने क्या मान लिया, उस PQ ब्रांच जो है जिसको मूवमेंट करवा रहे हैं उसका रेशियो मान लिया, जो कि अदर ब्रांचेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और उसका फिलहाल जो है R है और बाकी का कम है, तो फिलहाल उसको हम नेगलेक्ट करें, तो उस केस में हम इंड्यूस करंट को E बाय स्मॉल r भी लिख सकते हैं। ये R बेटा कैपिटल जो है ये पूरे लूप के लिए है, और ये मूवेबल ब्रांच के रिगार्डिंग में है। तो अब हमें I जो मिलेगा दैट इज BLV, जो कि ऑलरेडी हमने सोल्व कर रखा है, डिवाइडेड बाय R दैट इज रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इंड्यूस करंट आ गया। अब यदि हमें इसी में और भी एक्सप्रेशन ड्रॉ करने हैं तो इसमें EMF आ गई, करंट आ गया। अब आपसे कहा जाए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने स्टडी किया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कभी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है, ये बच्चों हमने स्टडी किया था कितना, IBL साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। और यहाँ पर इंड्यूस करंट है किसमें, उस ब्रांच के अंदर, किसमें, जिसको मूवमेंट करवा रहे हैं। अब यदि उसमें इंड्यूस करंट है और उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका मतलब उस पर जरूर कोई ना कोई एक फोर्स लगेगा। हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर PQ मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, और ये फोर्स कितना आएगा बच्चों, ये फोर्स आएगा IBL साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है बेटा, ये थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल। और इस डायग्राम के अंदर जो लेंथ है बेटा वो ये वाली हो गई L, और मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, दोनों क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो एक चीज और, यहां पर ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। यहां पर बेटा B जो कि इनवर्ड है, L जो कि ये है, V जो कि ये है, तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहां तीनों के तीनों जो है बेटा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां से जो फोर्स आएगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, वो कितना आएगा, IBL साइन 90, क्योंकि लेंथ और फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, एंड साइन 90 1, तो ये बन गया IBL। और I हमने सोल्व किया हुआ है पहले से BLV बाय R,
तो आई की वैल्यू रखी बेटा हमने BLV/R और इंटू BL। तो फाइनली जो फोर्स मिला बच्चों हमें वो आ गया बेटा B²L²V/R। अब यदि मैं आपसे ये कहूं इस फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, तो बेटा ये जो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में लोकेट करते हैं, ये लगता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे। लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे ये था हमारा वहां पर फोर्स, ये था बेटा मैग्नेटिक फील्ड और ये था करंट। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड के बेसिस के ऊपर है। यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पर इस केस में बताएं कि जो फोर्स लगेगा इस पे वो किस तरफ लगेगा, कौन सा फोर्स, जो हमने IBL sin थीटा से सोल्व किया है। तो जरा लगा के देखें रूल हम, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ध्यान से देखें सभी, इस तरह से देखो, क्या ये फोर्स इस कंडक्टर के मूवमेंट के अपोजिट है? बिल्कुल है, आपको साफ नजर आ रहा है। ये फोर्स कौन सा बेटा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड वाला फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर में लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये किस तरफ लग रहा है? इस कंडक्टर के मूवमेंट से अपोजिट लग रहा है। तो इसका मतलब हमने यही बात यहां लिखी है, क्या? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। जिस तरफ कंडक्टर जा रहा है उसके अपोजिट लगेगा। कंडक्टर अंदर है तो ये फोर्स बाहर लगेगा, कंडक्टर बाहर जा रहा है तो ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो ये हमारे पास EMF, करंट, फोर्स। नेक्स्ट फैक्टर इज पावर रिक्वायर्ड टू पुश या पुल द कंडक्टर। इस कंडक्टर को हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितनी पावर चाहिए? और पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बच्चों क्या होता है? V, वेलोसिटी। सो वी कैन डायरेक्टली राइट पावर इक्वल टू F इंटू V। अब बेटा F हमने सोल्व कर रखा है, B²L²V/R, ये तो F हो गया इंटू V। तो अब एक V ये है और एक V है, ये क्या बन गया? V²। तो पावर आ जाएगा B²L²V²/R। तो ये हमारे पास क्या आ गई? पावर आ गई। कौन सी पावर आ गई? रिक्वायर्ड टू पुल या पुश द कंडक्टर, मैकेनिकल पावर आ गई। और यदि आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, तो इसको मैंने नाम दिया इलेक्ट्रिक पावर का। और पावर बराबर किसके होती है? I²R E इंटू आर, जो हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि पावर जो बेटा वो V इंटू आई भी होती है, वहां हमने स्टडी किया था, ये वही है V इंटू आई, क्योंकि वहां जो वोल्टेज है वो V था, जिसको हमने यहाँ E से रिप्रेजेंट किया है, EI हो गया। I²R होती है, V²/R होती है, ये सारे वही फॉर्मूले हैं। कोई भी फॉर्मूला आप ले ले, चाहे ये और चाहे ये, सभी से आंसर सेम आएगा। और हमने बच्चों यहाँ पर क्या किया? I² की वैल्यू जो कि BLV/R है उसको रख दिया। तो जब I² पुट करेंगे बेटा हम यहाँ पीछे वाले रिजल्ट से, जो I कितना आया था? BLV/R आया था, इसका स्क्वायर रखें यहाँ, तो B²L²V² अपॉन R²। और बच्चों एक R से एक R कैंसिल आउट, तो पावर कितना आ गया? B²L²V² अपॉन में R। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक पावर है बेटा, ये किसके बराबर आई? B²L²V²/R। ये इलेक्ट्रिक पावर बराबर किसके आ गई? मैकेनिकल पावर के बराबर आ गई। और इसका एक ही मतलब है कि जिस रेट से मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है, दैट मैकेनिकल वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को बाद में कन्वर्ट किस में कर सकते हैं हम? दैट इज थर्मल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है हमें कि जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिक पावर के इक्वल आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि जिस रेट से मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो E की वैल्यू BLV, I की वैल्यू BLV/R, F की वैल्यू B²L²V/R, पावर की वैल्यू B²L²V²/R। देखो दोनों में डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है। एक बात और बच्चों, यहाँ हम इस E को माइनस भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा -dφ/dt है फिलहाल। तो अब यदि E नेगेटिव है तो करंट भी नेगेटिव होगा। अब E नेगेटिव, करंट नेगेटिव, F जो कि IBL के बराबर है, I नेगेटिव तो F नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नाउ P पावर विच इज इक्वल टू I²R। अब जब I का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये टर्म क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिलहाल अभी तो हमने सभी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये जो फैक्टर हमारा पॉजिटिव बेटा,
ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर नेगेटिव। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऐसा हम बोल सकते हैं ये, जबकि ये हमारा फैक्टर क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसी में एक आपसे इंड्यूस चार्ज के बारे में कहा जाए तो ये तो हमारा इंड्यूस करंट आया आई, जो कितना आया? BLV/R बोल दें, या इसको E/R बोल दें, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? E, दैट इज d∅dt माइनस का और अपॉन में R। तो यहाँ से I की वैल्यू को हम E/R लिखें या dq/dt लिखें, दोनों बातों का मीनिंग सेम होगा। I की वैल्यू dq/dt या E/R या d∅dt अपॉन R। तो बेटा यहाँ से dq/dt बराबर किसके आ गया? d∅dt इंटू 1/R, और यहाँ पर a dt से dt कट जाएगा, तो dq कितना आ गया? d∅ अपॉन में R। ये हमारा कहलाता है अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बच्चों ये कहलाता है एक्सप्रेशन किसका? इंड्यूस चार्ज का। ये आपको भी ध्यान रखना है, ये भी हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया था एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस चार्ज, दैट इज इक्वल टू d∅/R। अब इसके ऊपर बेस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं जब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1, E इक्वल टू BLV। यहां मैं कहूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन B एंड L, व्हाट इज द एंगल बिटवीन L एंड V, व्हाट इज द एंगल बिटवीन V एंड B। इस डायग्राम से बताएं लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है बेटा? तो ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में एंगल कितना है? 90 डिग्री। वेलोसिटी में और लेंथ में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। तो न्यूमेरिकल्स में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें लेंथ या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या हो? परपेंडिकुलर हो। फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को, हमें किसी भी न्यूमेरिकल में जो वेलोसिटी लेनी है या जो लेंथ लेना है या जो फील्ड लेना है वो लेंगे जो उस लेंथ और वेलोसिटी की क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब वो फील्ड भी हो सकता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। सपोज मैं आपसे कहता हूं ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। और ये मैं आपसे कहता हूं सपोज हमारे पास क्या बेटा? दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आपसे कहा जाए क्या कि कोई रोड है, ये इस तरह से, ये रोड हो गया, ये रोड जो हमारे पास जो नजर आ रहा है इस तरह से हो गया, या इन दिस वे हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं। और ये ऐसे हमने मान लिया इसकी क्या? ये वेलोसिटी मान लो आप, जो भी है। ये रोड की लेंथ है, इस उंगली को लेंथ मान लें हम और इसको वेलोसिटी मान लें। अब मैं आपसे कहूं ये हमारा, फिर से रिपीट करता हूं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ये उस कंडक्टर की लेंथ हो गई, और सपोज कंडक्टर या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी हो गई। तो अब आप बताएं यहां पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लोगे आप? हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल? हम वो लेंगे जो दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी और लेंथ के परपेंडिकुलर भी। तो अब आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है लेकिन लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है। इस बात का मतलब होगा इस कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और जब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल की वजह से ईएमएफ इज जीरो। लेकिन वर्टिकल देख सकते हो आप, वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ये लेंथ है, ये वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब बेटा जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे आगे, रोड के क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, या कोई एरोप्लेन जो वो उड़ रहा है उसकी विंग्स जो हैं एरोप्लेन की, उनके एंड्स के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, और वहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर बेस्ड ही हमें सोल्व करना होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हम वो कंपोनेंट लेते हैं जो उस लेंथ और उस वेलोसिटी के दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जो हमारा आंसर होता है वो कौन सा होता है? वर्टिकल कंपोनेंट का। हम बात भी करेंगे इसके बारे में फिलहाल आगे। इसी में E इज इक्वल टू BLV। यहाँ पर बेटा हमें, चलो एक बार जरा इस सेकंड पॉइंट को डिस्कस करने से पहले इसी पे हमने एक थर्ड पॉइंट लिया। फिलहाल पहले हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, दिस वन। इसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एक रोड दे दिया जिसकी लेंथ L है, और इसको इस तरफ मूवमेंट करवाया जा रहा है विद वेलोसिटी V, मतलब यहाँ हमने वेलोसिटी V लगाई है, और आपसे कहा जाए कि इसके एंड्स के कोरस्पॉन्डिंग जो EMF डेवलप होगी वो बताओ क्या होगी। तो बेटा इसमें मैं आपसे कहूँ इस V को रिजोल्व करो पहले आप,
क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें v ऐसे थी और वो v लेंथ और फील्ड दोनों की परपेंडिकुलर थी, लेकिन यहाँ पर ये v फील्ड के तो परपेंडिकुलर है लेकिन लेंथ से परपेंडिकुलर नहीं है। तो बेटा इस v को रिजोल्व करें, इस तरफ आएगा v cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा v sin थीटा। अब आप देखें वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंथ और फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। क्या v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? तो आंसर है यस। क्या v cos थीटा लेंथ के परपेंडिकुलर है? तो आंसर होगा नो। तो इसका मतलब इस कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ नहीं होगी। क्यों? फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। क्या ये कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर है? यस। क्या ये कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है? यस। क्या लेंथ फील्ड के परपेंडिकुलर है? यस। तो इसका मतलब ये हमारा कंपोनेंट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम बोलेंगे यहाँ इस रोड के एंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ डेवलप होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो कितना होगा? ई, दैट इज इक्वल टू बी एल इंटू वी साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। अब यहाँ इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। अब थीटा आपको जो भी दे रखा है उसको पुट करके हम सोल्व कर सकते हैं कि उसके एंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी ईएमएफ जो है वो डेवलप होगी। तो ये हमारे पास कल आएगा इस केस के अंदर। फिलहाल जब हम रोड को किसी वेलोसिटी v इस तरह से मूवमेंट करवा रहे हैं तो ईएमएफ होगी बी एल वी साइन थीटा। अब जरा आते हैं हम वापस अपने पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर। हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं जिसमें एक रोड आपको दे दिया और वो रोड v वेलोसिटी से सपोज इस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कहीं भी हो सकता है, और आपसे कहा जाएगा क्या कि ये बताओ कि जो रोड है जिसको हमने सपोज नाम दे देते हैं पीएम नाम दे देते हैं, जो रोड पीएम है, इस पीएम के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो बताओ कितना है। या ये कहें कि पी एंड जो है और जो एम जो एंड है, यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो किस पोलरिटी के होंगे, ये बताना है हमें। व्हाट इज द पोलरिटी एक्वायर बाय द एंड्स ऑफ द रोड। पी पे पोलरिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और एम पे पोलरिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये हमें बताना है। अब जरा देखें इसको। ये रोड इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। इस रोड में जो भी पार्टिकल्स हैं, से इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, वो भी क्या करेंगे? वो भी ट्रेवल करेंगे। किस तरफ? इस तरफ ट्रेवल करेंगे। बोलो, इसका मतलब इस पे रोड पे चार्ज हमने जो माना क्यू, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से, तो यदि रोड इधर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इधर जाएगा। अब आप ये बताएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके क्या कि अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा और किस तरफ लगेगा? तो आंसर है उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा एफ, वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यू चार्ज, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी और फील्ड दोनों क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। थीटा इज 90 डिग्री। तो ये लगता है चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स। अब आप ये सोचें जरा कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो अब आप जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दें या राइट हैंड पाम रूल लगा दें, कोई भी आप लगा सकते हो। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये हमारे पास क्या होगा? देखो इस तरह से। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो गया, सपोज फोर्स ऊपर। लेकिन ऊपर किस पे लगा फोर्स? ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज पे लगा है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका मतलब ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, इस तरफ, इन दिस वे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये जो एंड है नीचे वाला, जिसको हमने एम का नाम दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा बेटा, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो जो एंड है एम नीचे वाला, ये नेगेटिव पोलरिटी को एक्वायर कर लेगा, और जो दूसरा एंड है वो इक्वल पॉजिटिव पोलरिटी को एक्वायर कर लेगा। तो इसका मतलब P जो है ये बना पॉजिटिव, और जो बच्चों M है ये क्या बन गया? नेगेटिव। और बच्चों जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, अब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया मैग्नेटिक फोर्स से, तो बेटा ये एंड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ये एंड नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस एंड के कॉरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है। और इस कंडक्टर की लेंथ हमने क्या मानी? L। और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है इस एंड के कॉरस्पॉन्डिंग, वो यही है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ और,
जैसे इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव तो ऊपर लगेगा लेकिन नेगेटिव पे नीचे लगेगा, हमने रूल अप्लाई किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आया पॉजिटिव क्रिएट हुआ, यहाँ नेगेटिव क्रिएट हुआ, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव से अब इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। अब वो फोर्स क्या करेगा, तो आंसर, वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव तरफ खींचेगा। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ये तो फिलहाल एक आया है, अब हमने मान लिया क्या कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स से, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है बेटा, जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा वो खींच ले जाएगा, सीधी सी बात है। यदि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक ज्यादा ऊपर जाएगा, और दोनों बराबर हैं तो जाएगा ही नहीं। लेकिन एट प्रेजेंट स्टार्टिंग में जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ हायर मैग्नेटिक फोर्स, तो ये एंड नेगेटिव पोलैरिटी एक्वायर करेगा और ये एंड जो है ये पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स जो बेटा वो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचेगा और मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, क्यू होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, क्यू भी होगा। और जैसे जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होता जाएगा, उतना ही इक्वल पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। और इसका मतलब इस P और इस M जो एंड्स हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता चला जाएगा। और एक केस वो आएगा क्या, जब FM इज इक्वल टू FE, दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस केस में इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देगा। सो वी कैन से QE इक्वल टू QVB, Q से Q कट गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज dV बाई dr। dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V बोला हमने, dr इज द सेपरेशन अक्रॉस द एंड्स उसको हमने L बोला, तो E होता है V बाई L, और इस V को हमने यहाँ E का नाम दिया स्मॉल e, इंड्यूस्ड EMF, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया स्मॉल e बाय L के बराबर, जिसको हमने यहाँ रखा E बाई L। सो E बाई L इक्वल टू VB, देन E इक्वल टू BLV। यहाँ से भी बच्चों हमें आंसर मिला E इक्वल टू BLV। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। जैसे ही इस रोड को हम इस तरफ मूवमेंट करवाएंगे, इस पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या बनता है हमारा, ये बताओ P और M किस पोलैरिटी को एक्वायर करेंगे एज वी मूव द रोड। जैसे इस रोड को हम मूवमेंट करवाते हैं इस तरह से, तो हमें बताना है कि ये जो एंड्स है ये किस पोलैरिटी को एक्वायर करेगा। तो आंसर है कि जैसे ही इसको हम इधर मूवमेंट करवा रहे हैं, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और जब जैसे ही ये रोड यहाँ चलेगा तो ये रोड क्या कर रहा है, इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट कर रहा है, और जब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसके एंड्स के कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा वो डेवलप हो जाएगा, जिसको हमने मोशनल EMF का नाम दिया है फिलहाल। तो जैसे ही रोड चला, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इस तरफ चलेगा, इस वेलोसिटी से चलेगा जिससे रोड जा रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो वेलोसिटी v से चल रहा है सेम रोड की वेलोसिटी से, उस पर एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा QVB। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके हमने देखा कि वो फोर्स किस तरफ आया, नीचे की तरफ आया, वो फोर्स नीचे आया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया इसने नेगेटिव को एक्वायर कर लिया, इसने उतना ही इक्वल पॉजिटिव को एक्वायर कर लिया, और इस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और अब इस नेगेटिव पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्ट अपोजिट। तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। मैग्नेटिक ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन चलते गए उतना ही इधर पॉजिटिव आता गया। और एक केस वो आएगा जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो दोनों को इक्वेट करके सोल्व करेंगे हम। सो E इक्वल टू BLV, और ये हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस कर ही लिया अभी फिलहाल। इसी में बच्चों एक हमारा चौथा पॉइंट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज मोशनल EMF इन ए कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी भी हम किसी कंडक्टिंग रोड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, रोटेट करते हैं बेटा, तो उस केस में EMF कितनी होगी। तो ये हमारा डायग्राम है, और इस डायग्राम में सपोज ये कोई व्हील हो गया हमारे पास, और इसके एग्जैक्टली सेंटर में हमने इस तरह से रोड रखा हुआ है, जिस रोड का एक हिस्सा कहाँ पर है, इसके सेंटर पे आ रहा है व्हील के, और दूसरा कहाँ आ रहा है, इसके रिम के इनर फेस में आ रहा है। और अब जब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से, तो जब इसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये इन परपेंडिकुलर फील्ड लाइनों क्या करेगा, कट करेगा, ऐसे इस तरह से कट करेगा। और जब कट करेगा तो इसके एंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और उसी को हमने EMF का नाम दिया है। सो व्हेन द रोड रोटेट्स देन इट कट आउट द फील्ड लाइन्स, सो EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स। अब जब रोड को घुमा रहे हैं बेटा,
तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस में ये एंड जो है तो सेंटर पे है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। और ये या तो नीचे ले जा रहे हैं या ऊपर ले जा रहे हैं, मे बी इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये वेलोसिटी जीरो होगी और ये जा रहा है वेलोसिटी v से। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी यहाँ, एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2/2। v1 इज इस एंड की वेलोसिटी जो कि जीरो है, v2 इज इस एंड की वेलोसिटी जो कि v है, तो 0 प्लस v/2 दैट इज इक्वल टू v/2। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी दैट इज v/2। तो EMF कितनी होगी बेटा, E दैट इज इक्वल टू BL V एवरेज। और बच्चों V एवरेज कितनी है, जो हमने सोल्व की अभी, v/2 है। अब हमें पता है V बराबर किसके होता है, R ओमेगा के। R इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। R रेडियस, ये जो रेडियस है इसको हम लेंथ बोल दे चाहे रोड की, या इसको रेडियस बोल दे, दोनों सेम होंगे यहाँ, क्योंकि जितनी इसकी लेंथ है वही रेडियस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से BL V/2, इस V की जगह रख दिया हमने R ओमेगा। अब एक R ये है, एक R ये है, तो यहाँ से बच्चों आंसर आ गया E इक्वल टू हाफ BR² ओमेगा। तो ये हम कब यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, जब कभी भी हमें गिवन है कोई कंडक्टिंग रोड और जिसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जा रहा है उस केस में। और न्यूमेरिकल्स में एंगुलर स्पीड भी गिवन हो सकती है या फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो सकती है हमें। और यदि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो इस ओमेगा को हम 2π/t एंड 1/t इज द फ्रीक्वेंसी, उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। और बच्चों इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्या, कि जब इस रोड को घुमा रहे हैं और जैसे ही अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना एरिया डिस्क्राइब होगा, तो आंसर सर्कल का एरिया डिस्क्राइब होगा। और सर्कल का एरिया होता कितना है, πr²। तो इसको πr² बोल दें या πl² बोल दें। तो फाई कितना होगा, b इंटू ए, फाई इज b इंटू ए, b है, एरिया πr² हो गया। अब बच्चों EMF क्या होगी, EMF होगी dφ/dt। तो EMF कितना होगा बेटा, dφ/dt मतलब फ्लक्स अपॉन टाइम। फ्लक्स कितना आ गया, b πr², टाइम कितना है एक रोटेशन का, कैपिटल T। तो फ्लक्स अपॉन टाइम, और इस टाइम को रिप्लेस किससे कर दे बेटा, दैट इज 2π/ω से। ओमेगा ऊपर चला जाएगा, एक पाई से पाई कट जाएगा, फिर से आंसर हमें सेम मिलेगा दैट इज हाफ BR² ओमेगा। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे। और एक हमारा ग्राफ का मेथड भी है, उससे भी कर सकते हैं फिलहाल, कि जब हम इस रोड को यहाँ ले जाएंगे तो उस केस में इसने कितना एरिया जो है डिस्क्राइब किया, कितना एंगल डिस्क्राइब किया, उसके बिहाफ पे भी हम सोल्व करते हैं। वो आपके आई थिंक NCERT की बुक में भी शायद गिवन होगा वो वाला मेथड। तो फिलहाल ये दोनों उसके कंपैरेटिवली मुझे ईजी लगे, इसलिए मैंने आपको ये वाले बताए। अब इस पर क्वेश्चन हमने लिया, सपोज हमारा एक साइकिल का व्हील हो गया और उसमें ये ताड़ियाँ लगी हुई हैं, मे बी 5 हैं, 10 हैं, 15, 20, 25, 30 वट कितनी हो सकती हैं। और आपसे कह रहा है कि व्हील जो चल रहा है इस तरह से। अब बच्चों जो व्हील चलेगा तो क्या करेगा, तो आंसर वो वर्टिकल जो कंपोनेंट है फील्ड का उसको कट करेगा। हॉरिजॉन्टल के तो पैरेलल है, जब व्हील चलेगा कुछ इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो आपसे कह रहा है ए व्हील विद 10 मेटलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ 120 RPM। अब ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन ए प्लेन नॉर्मल टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, फील्ड हमें दे रखा है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील्स। इंड्यूस्ड EMF निकालनी है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम यूज करेंगे हाफ BR² ओमेगा। अब B हमें दे रखा है, R ये हमें दे रखा है, ओमेगा 2π/t 1/t फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो EMF है किसके अक्रॉस आ गई, इन एंड्स के अक्रॉस आ गई। अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे जो ताड़ियाँ हैं बेटा ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। देखो एक हिस्सा इन ताड़ियों का यहाँ अटैच है, दूसरा हिस्सा इस रिम से कनेक्ट है, तो ये सारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो एक की EMF है वही दूसरे की, वही तीसरे की, वही चौथे की और वही सभी की, तो ये सबकी EMF कहलाएगी। कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, कुछ बुक्स में एक की EMF आ गई, 10 की EMF बताओ, क्योंकि 10 मेटलिक स्पोक्स हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है, विच इज रॉन्ग, वो गलत होगा। ध्यान रहे, मैं फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को। यहां पर जो है ये हमारे पास जितनी भी ताड़ियां हैं सभी के कोरस्पॉन्डिंग EMF कहलाएगी, ना कि एक एक, सारी सारी पैरेलल के अंदर है। तो इस तरह से ये हमारा कहलाता है एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल EMF। थैंक यू।